अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग। ओके। तो अभी तक हमने जितने भी सिग्नलिंग के बारे में पढ़ा वहाँ पे हमने देखा था कि जो सिग्नल पास होता है वो एक केमिकल के थ्रू आगे पास होता है। ठीक है। देन जो सेकेंडरी मैसेंजर्स है वो रिसेप्टर से सिग्नल को कैरी करके फिर दूसरे जो प्रोटीन्स हैं उन टारगेट प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करके वहाँ तक पहुँचाता है। ओके। तो अब यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग में, यहाँ पे जो सेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग होते हैं जैसे कि न्यूरॉन्स हैं या मसल सेल्स हैं। ठीक है। तो वो उनमें जो मैसेज पास होता है वो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन में से हमारे जो मसल से वहाँ तक सिग्नल पहुँचना है तो वो इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग के थ्रू पास ऑन होता है, जिससे एक जैसे कि आपको पता है अगर आपको लाइट ऑन करना है तो आपने स्विच ऑन किया तो आपको लाइट ऑन हो जाता है। वैसे ही हमारे दिमाग में से जैसे ही हमको ये करना होगा, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लिखना है, ये मैंने दिमाग में सोचा और मेरा जो हाथ है वो फंक्शन कर रहा है। ठीक है। तो ये जो सिग्नलिंग प्रोसेस है ये बहुत फास्ट सिग्नलिंग प्रोसेस है। ठीक है। तो इसके लिए बहुत फास्ट हमें एक सोर्स चाहिए जिससे ये जो मैसेज है वो हमारे मसल्स तक पहुंच सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नीडल है, तो अगर गलती से मेरा हाथ नीडल पे पड़ गया या यहाँ पे मोमबत्ती जला हुआ है तो मेरा हाथ इस मोमबत्ती पे पड़ गया तो एकदम से मेरे को रिएक्शन करना है। ठीक है। फास्ट रिएक्शन या उस पर्टिकुलर जो भी स्टिमुलस है उसको मुझे रिएक्ट करना है। तो उस टाइम पे अगर स्लो सिग्नलिंग होता है या सेकेंडरी मैसेंजर के टाइम थ्रू सिग्नलिंग होता तो बहुत ही टाइम लगता मुझे यहाँ से हाथ हटाने के लिए उस नीडल से या उस फायर से। तो वहाँ पे एक ऐसा काइंड ऑफ सिग्नलिंग होता है जिससे हम फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। तो उस टाइप के सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग होता है। उसमें से एक है हमारे न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग होता है। और अगर हम मसल्स की बात करेंगे जैसे कि हार्ट मसल्स है, ठीक है, न्यूरो मसल्स है, तो वहाँ पे भी क्या होता है इस टाइप का सेल सिग्नलिंग देखने को मिलता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग होता है। अगर हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं, केमिकल सिग्नलिंग के थ्रू भी बात करते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको पता है न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स। ठीक है। तो उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग के थ्रू भी करते हैं, फिर उसके बाद जहाँ पे साइनेप्स फॉर्म हुआ होता है वहाँ पे वो केमिकल सिग्नलिंग के थ्रू उस सिग्नल को फिर नेक्स्ट न्यूरॉन्स तक पहुँचाता है। ओके। अगर हम मसल सेल्स की बात करेंगे, अगर हम हार्ट की बात करेंगे तो आप सबको पता है हार्ट में एवी नोड रहता है या ऐसे नोड रहता है, जैसे आर्ट्रियल नोड। ओके। तो दैट इज आवर पेस मेकर। तो वहाँ से सिग्नलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। देन हमारे राइट आर्ट्रियम, देन लेफ्ट आर्ट्रियम, देन राइट वेंट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रियम, थ्रू द परकंजी फाइबर्स सिग्नल पहुंचता है। और हमारा हार्ट क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, जिसको हम सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं। तो वहाँ पे किस टाइप का सिग्नलिंग होता है, इस इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ सिग्नलिंग होता है। ओके। तो अगर हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया न्यूरॉन्स कम्युनिकेट वाया बोथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड एज वेल एज केमिकल सिग्नलिंग। सो द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर एक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स है वो क्या है, एक्शन पोटेंशियल्स है। तो हम एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सिग्नलिंग प्रोसेस होता है वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होता है। ओके। Most of the electrical signals are action potential which transmit the information from one of a neuron to the other. एक्शन पोटेंशियल तो मैं आपको बताऊंगा बाद में एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो मेनली एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होता है, विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन। एंड जो केमिकल सिग्नल्स हैं जिसके थ्रू न्यूरॉन से फर्स्ट न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जो सिग्नल पहुंचते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
neurotransmitter which transmit the information from one neuron to the next and action potential. अब देखो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? अ, अब जो ये सिग्नलिंग प्रोसेस मॉलिक्यूल्स है, मैंने कहा कि न्यूरॉन केमिकल मॉलिक्यूल्स के भी थ्रू सिग्नलिंग करता है। जो इलेक्ट्रिकल होता है वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होता है, और अगर हम बात करेंगे केमिकल सिग्नलिंग की तो वो किसके थ्रू होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है, जैसे कि एस्टाइल कोलिन है, गाबा है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो वो क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स है। तो उनके थ्रू भी वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के पास जो सिग्नल वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से न्यूरॉन्स में सिग्नलिंग होता है। ओके, देन न्यूरॉन्स के पार्ट के बारे में हम थोड़ा सा जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम देखेंगे। तो आप सबको पता है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर। तो दीज आर द न्यूरॉन्स। आपका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ सिर्फ। ओके, सो these are the dendrites. This is the cell membrane. This is the cell body या सोमा जिसको बोलते हैं. This is the axon. Okay, then तो इसके बाद यहाँ पे दूसरा डेंड्राइट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स. This is the postsynaptic cleft. ओके, तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो डेंड्राइट्स हैं वो रहते हैं न्यूरॉन्स का पार्ट. सो जो डेंड्राइट्स है वो क्या है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर से दैट आर एक्सटेंडेड अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. तो अब यहाँ सेल बॉडी देख सकते हैं, वहाँ से एक्सटेंड हो रहा है to receive the neurotransmitters. Some of the types of neurons have multiple dendrites. तो किसी किसी में बहुत सारे dendrites रहते हैं, किसी में सिंगल रहता है, किसी में जो dendrites जो स्मॉल रहते हैं, ठीक है, जिन जो प्रोटेशन लाइक्स होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइटिक स्पाइंस बोलते हैं, विच फर्दर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर पॉसिबल कनेक्शन विद अदर न्यूरॉन. जिनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा रहता है ताकि वो दूसरे न्यूरॉन से जो न्यूरो उनको रिसीव कर सके. उसके बाद साइनेप्स. ठीक है, साइनेप्स क्या रहते हैं? Dendrites receive signal from other neurons at special junctions called synapse. For example, ये dendrite है तो ये दूसरे न्यूरॉन्स है, तो इनके बीच में जो ये स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं. तो साइनेप्स में क्या होता है? साइनेप्स में जो ये एक न्यूरॉन है दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है? उन दोनों के बीच में एक गैप रहता है, ठीक है, वो कनेक्टेड नहीं रहते हैं, उनके बीच में गैप रहता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं. उसी साइनेप्स में क्या होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में केमिकल सिग्नलिंग होता है, जिससे एक न्यूरॉन से जो सिग्नल है वो दूसरे न्यूरॉन्स को पहुंचता है. देन उसके बाद एक्सॉन हिलॉक्स है. वंस अ सिग्नल इज रिसीव्ड by the dendrite, it then travels to the cell body. The cell body contains a specialized structure, the axon hillock, that integrates signal from multiple synapses and serve as a junction between. तो एक्सॉन हिलॉक्स में क्या होता है? जो सेल सिग्नल से वो कलेक्ट होते हैं और मेनली वहाँ पे हम क्या बोलेंगे उसको? कंसंट्रेट होता है. तो एक्सॉन हिलॉक्स जो मेनली सिग्नल्स है उनको क्या करता है? इंटीग्रेट करता है, देन उसके बाद उसको आगे पहुंचाता है. सो हम ऐसा बोल सकते हैं एक्सॉन हिलॉक्स
integrates the signal from multiple synapses and serve as a junction between the cell body and an एक्सॉन. ठीक है, तो यहाँ पे मेनली ये एक्सॉन हिलॉक्स रहता है, यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक. ठीक है, तो मैंने डिफरेंट डेंड्राइट से वो सिग्नल रिसीव करके फिर उसको इंटीग्रेट करता है और मेनली जो सेल बॉडी और एक्सॉन के बीच में एक जंक्शन की तरह वो काम करता है. सो अगर हम एक्सॉन की बात करेंगे तो एक्सॉन इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो आपको दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोपोगेट्स द इंटीग्रेटेड सिग्नल टू अ स्पेशलाइज्ड एंडिंग्स कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल्स. और यहाँ मैंने एक्सॉन टर्मिनल्स नहीं लिखा था, तो ये जो पार्ट है दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल. तो जो एक्सॉन क्या करता है, जो सिग्नल से उनको जो इंटीग्रेटेड पार्ट है एक्सॉन हिलॉक्स, वहां से उसको प्रोपोगेट करता है टुवर्ड द स्पेशल एंडिंग्स, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स बोलते हैं. ओके, सो उसके बाद जो एक्सॉन टर्मिनल्स है, द एक्सॉन कैरीज द एक्शन पोटेंशियल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. उसके बाद जो यहाँ से सिग्नल आ गया है वो एक्सॉन हिलॉक्स के थ्रू फिर नेक्स्ट जो भी डेंड्राइट्स है, नेक्स्ट जो न्यूरॉन्स है वहां तक पहुंचता है. ओके, तो अब बहुत सारे सेल्स में ये जो एक्सॉन है वो विदाउट एनी कवर होता है, बट किसी किसी केसेस में इस तरीके से कवर भी प्रेजेंट रहता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीट्स बोलते हैं. तो माइलिन शीट वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो उससे क्या होता है, जो सिग्नल है बहुत फास्टली मूव होता है या बहुत फास्टली पहुंचता है दूसरे न्यूरॉन्स में. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल है वो जंप करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो क्या करता है, जंप करता है. ओके, तो नॉर्मल जो न्यूरॉन्स है और जो माइलिन शीटेड जो न्यूरॉन्स है, उनमें यही डिफरेंस है कि जो माइलिन शीट जो न्यूरॉन्स है उसमें बहुत फास्ट सिग्नलिंग होता है एज कंपेयर टू द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. ओके, जो ये जो गैप बीच में दिख रहा है उनको क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं. तो जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो सिग्नल है वो जंप करते हैं. सो आपने देखा, दैट इज द डेंड्राइट्स देखा, एक्सॉन बॉडी देखा, एक्सॉन टर्मिनल देखा, एक्सॉन हिलॉक्स देखा, और जो नोड्स ऑफ रेनवियर है वो देखे आपने. ओके, तो उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात करेंगे तो न्यूरॉन्स के बीच में कैसे सिग्नलिंग होता है, उस सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग बोलते हैं. तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ऑल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द नर्वस सिस्टम फ्रॉम ए सिंपल मोटर रिफ्लेक्स टू मोर एडवांस फंक्शन लाइक मेकिंग अ मेमोरी और ए डिसीजन रिक्वायर न्यूरॉन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ओके, तो कोई भी छोटा सा प्रोसेस हो, वहाँ से लेके कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो, जैसे कि मेमोरी या कोई डिसीजन बनाना, ठीक है, तो उन सब के लिए क्या होता है, न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, जैसे कि वाइल ह्यूमन यूज वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, न्यूरॉन्स यूज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल. अगर हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे, जैसे कि ह्यूमंस क्या करते हैं, नॉर्मली बात करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए हम बात करते हैं, बट अगर न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो वो भी कम्युनिकेट करते हैं, बट बातों के थ्रू नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नलिंग के थ्रू. सो जैसे हम बात करते हैं वैसे वो एक न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है और सिग्नल सिंथेसाइज करता है और दूसरे न्यूरॉन्स तक वो पहुंचाता है, मेकिंग अ डिसीजन टू सेंड द मैसेज टू द अदर न्यूरॉन्स. तो हम देखेंगे, तो उससे पहले न्यूरॉन्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कुछ टर्म्स के बारे में. तो वो टर्म्स है, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग में ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल की. तो ये टर्म्स आप थोड़ा सा आपको पता होगा फिर भी. रेस्टिंग पोटेंशियल, देन एक्शन पोटेंशियल, देन रिपोलराइजेशन. ओके, देन न्यूरो ट्रांसमीटर. ये कुछ टर्म्स है जो आप ध्यान से सोच लो. तो न्यूरॉन्स जो है वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू. तो न्यूरॉन्स क्या करता है, it receive inputs from the other neurons. Okay, and if the in this input is strong enough, the neurons will send the signal to downstream neuron. तो एक सिग्नल, एक न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो एक न्यूरॉन से जो सिग्नलिंग है या हम जिसको क्या बोलेंगे, जो मैसेज है वो पहुंचता है, फिर
अगर वो मैसेज स्ट्रांग होगा तो वो नेक्स्ट न्यूरॉन्स पे पास ऑन होगा, देन उस तरह से वो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास पास होगा। इसी तरीके से जो सिग्नल है वो फाइनल उसका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचता है। सो ट्रांसमिशन ऑफ ए सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन्स इज जनरली कैरीड बाय अ केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। जो जनरली जो एक न्यूरॉन्स के बाद जो दूसरे न्यूरॉन के पास जो सिग्नलिंग पास ऑन होता है वो किसके थ्रू होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है। जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है, गाबा है, इसी तरीके से बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो उनके थ्रू क्या होता है, सिग्नलिंग जो प्रोसेस होता है बिटवीन न्यूरॉन्स कंटिन्यू होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ ए सिग्नल विद इन ए न्यूरॉन्स from a dendrite to axon terminal is carried by a brief reversal of the resting membrane potential called an action potential। तो ये जो एक न्यूरॉन से, जैसे कि हम अभी मैंने आपको बताया, जो एक्सॉन डेंड्राइट है, देन जो सेल बॉडी है, फिर एक्सॉन के थ्रू जो एक्सॉन टर्मिनल है वहां तक जो सिग्नल पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है, थ्रू एक्शन पोटेंशियल के थ्रू, थ्रू एक्शन पोटेंशियल के थ्रू। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो एक्शन पोटेंशियल कब होता है, जब इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। मेम्ब्रेन जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होगा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा उस टाइम पे वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेवलप होगा, एंड दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल pass on from the axon hillox to the post terminal या एक्सॉन टर्मिनल। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिजली को हमने ऑन किया, वैसे ही बिजली क्या होता है, तो वो तार में जो भी आयंस प्रेजेंट है तो वो आयंस के थ्रू वो क्या करता है, जो नेक्स्ट हमारा जो भी सोर्स होगा, जैसे कि लड्डू होगा, लड्डू बल्ब, बल्ब तक हमारा लाइट पहुंचता है और बल्ब ऑन हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे ही यहाँ से सिग्नल उसने रिसीव किया तो वो उस सेल में ऐसा एक चेंज लाएगा जिससे जो उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा तो वो जो सिग्नल है वो पास ऑन होगा टुवर्ड्स द एंड, एंड जो नेक्स्ट न्यूरॉन है वहाँ पे वो जो सिग्नल है वो पहुँचता है। ओके, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, और रिपोलराइजेशन क्या होता है। तो क्योंकि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग को समझने के लिए। तो अब मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो दिस जो ये कम्युनिकेशन है, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ईच न्यूरॉन हैज़ ए चार्ज सेलुलर मेम्ब्रेन। ओके, तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो भी सेल्स है उनका एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है। ओके, एक इलेक्ट्रिकल मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक सेलुलर चार्ज सेलुलर मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। सो इट इज़ व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, तो जो अंदर सेल का अंदर क्या है, जो चार्जेस का जो डिफरेंस है उनको हम क्या बोलते हैं, उसकी वजह से जो अब एक पोटेंशियल जनरेट है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल बाहर ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, अंदर ज़्यादा नेगेटिव रहता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे एक मेम्ब्रेन के ऊपर एक चार्ज डेवलप होता है। उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। तो जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा उस टाइम पे वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट होगा। ओके, तो उस इलेक्ट्रिकल उस चेंज मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। जब वो एक्शन पोटेंशियल होगा तो उसके वजह से जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हम देखेंगे ये करके। उसके बाद अभी देखो ये हुआ एक जो सिग्नल है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होने के बाद वो एक न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचा। उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल के बाद आपको पता है, मैंने आपको बताया कि दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप रहता है, उस गैप को क्या बोलते हैं, हम साइनेप्स बोलते हैं। तो उस साइनेप्स में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल जो हमारा सिग्नलिंग है वो रुक जाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। तो गैप में तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है। तो अगर हमने तार जो दो तार है, ठीक है, तो अगर हमको
2 तारों के बीच में अगर इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है वो कैरी करना है, तो दोनों तार को जोड़ना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ सामने बल्ब रखा और होल्डर रखा, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बल्ब है हमारा, तो आपने यहाँ पे बल्ब रखा और वहाँ पे होल्डर भी रखा, देन यहाँ से आपने वायर भी निकाले, बट दैट वायर इज़ नॉट कनेक्टेड टू द सेकंड वायर, तो क्या होगा? तो जो इलेक्ट्रिक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास ऑन नहीं होगा यहाँ से यहाँ पे। तो पास ऑन होने के लिए इनका जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूरॉन्स में ऐसा नहीं रहता है, वो जुड़े नहीं रहते हैं, जो एक्सॉन टर्मिनल से वहाँ पे वो जुड़े नहीं रहते हैं, तो उनके बीच में एक गैप रहता है। तो वहाँ पे कैसे पास होगा जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है? तो वहाँ पे न्यूरो के थ्रू पास होगा इलेक्ट्रिकल जो सिग्नलिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है? उसके थ्रू फिर वो जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, ओके। एक न्यूरॉन में तो वो एक न्यूरॉन के सर से लेके पाँव तक तो एक ही के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू फॉरवर्ड होगा, बट अगर वहाँ पे दूसरे न्यूरॉन्स के पास उसको जाना है तो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू वो पास होंगे, ओके। सो द थ्री जनरल फिनोमिना required for communication between neurons और resting potential, action potential and neurotransmitter, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए अगर इलेक्ट्रिकल हमको इम्पल्स समझना है, तो अगर हम देखेंगे तो रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। रेस्टिंग पोटेंशियल मीन जब हमारा सेल एक्टिव नहीं हो, या हम जिसको क्या बोलेंगे सिग्नली एक्टिव नहीं हो, उस टाइम पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। या हम सिंपल ऐसा बोलेंगे, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल चार्ज इन अ न्यूरॉन दैट इज नॉट करंटली ट्रांसमिटिंग सिग्नल। तो ये जो वो रेस्टिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसमें जो न्यूरॉन्स है हमारा, वो कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है, ओके। तो कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो रेस्टिंग पोटेंशियल मेनली डिपेंड है किस पे, जो आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स अ न्यूरॉन इज इम्परमेएबल टू चार्ज मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या लिपिड बाई मेम्ब्रेन है। सो ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या रहता है, ये सेल के अंदर में यहाँ बना रहा हूँ, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम, दिस इज द न्यूक्लियस, ओके, दिस इज द साइटोसोल। तो साइटोसोल और जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी फ्लूइड है उसके बीच में, या एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में जो डिफरेंस है, तो वो कौन लाता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेके आता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन that surrounds a neuron is any cell is impermeable to charged molecule or ions, okay। So to enter the cell or the neuron, या to exit या enter the neuron or the cell, ions must पास थ्रू स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड आयन चैनल्स, जिसको हमने कल पढ़ा था। तो जो भी आयंस होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको अंदर या बाहर जाने के लिए आयंस चैनल्स चाहिए, जिसको हमने कल डिस्कस लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस को अंदर आना है तो आयन चैनल्स के थ्रू आएंगे, नेगेटिव आयंस को अगर अंदर आना है तो वो भी आयन चैनल्स के थ्रू आएंगे, बाहर जाना है तो फिर भी आयन चैनल्स के थ्रू वो अंदर बाहर जाएंगे। सो तो जो आयन चैनल्स है वो आपको पता है कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। एंड दीज आयन चैनल्स रेगुलेट द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो ये जो आयन चैनल्स है वो क्या करता है, जो कंसंट्रेशन है किसका, आयंस का, उसको मेंटेन करता है इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। तो ना ज़्यादा अंदर ज़्यादा हो ना बाहर ज़्यादा हो, ठीक है, ना अंदर कम हो जाए ना बाहर ज़्यादा हो जाए, तो उसकी जो आयंस के कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो जितना सेल को चाहिए उतना आयन्स वो सेल के अंदर रखता है, और जितना आयन्स उसको बाहर चाहिए उतना बाहर रखता है। तो अंदर कितना चाहिए वो डिपेंड करता है, पॉजिटिव आयन चाहिए उसको या नेगेटिव आयन चाहिए, बाहर उसको पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, वो सब मेंटेन करता है थ्रू दिस आयन चैनल्स। सो the cells can use energy to preferentially move certain ions either inside and outside the cell of the membrane, setting up a different in ion charge across the membrane, where one side is relatively more negative and the other side is relatively more positive। तो जो सेल क्या करता है, एनर्जी यूज करता है ताकि जो डिफरेंट आयन्स है उनको
प्रेफरेंशियली मूव कर सके, या तो अंदर या तो बाहर मेम्ब्रेन के, जिससे जो आयंस जो चार्ज है आयंस का, वो एक डिफरेंस वहाँ पे डेवलप होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। जैसे एक साइड पे ज़्यादा नेगेटिव होगा और एक साइड पे थोड़ा सा वो पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे नॉर्मल सेल की, तो अंदर थोड़ा जो रिलेटिवली है ज़्यादा नेगेटिव रहता है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड। तो आउटसाइड पे रिलेटिवली इट्स लिटिल बिट positive. Okay, so the difference in total charge between the inside and outside the cell is called the membrane potential. तो ये जो difference है चार्ज के बीच में, जो इनसाइड और आउटसाइड जो सेल के डेवलप हुआ है, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, न्यूरॉन्स की हम बात करेंगे। सो जो जब रेस्ट पे होता है, जब वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसको हम नेगेटिव बोलेंगे। सो द इनसाइड ऑफ द सेल इज अप्रॉक्सीमेटली 70 मिली वोल्ट मिली वॉट्स मोर नेगेटिव देन द आउटसाइड। तो जो चार्ज रहता है वो कितना रहता है? जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रेस्ट पे कितना है? दैट इज द -70 मिली वोल्ट। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मतलब वो एक्शन पोटेंशियल दिखा नहीं रहा है और वहाँ पे कोई वो सिग्नलिंग प्रोसेस नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे उस मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो अंदर की तरफ थोड़ा-सा नेगेटिव रहता है, इसीलिए हम इसको -70 मिली वोल्ट से क्या दिखाते हैं। ओके, सो -70 मिली वोल्ट वेरीज़ बाय न्यूरॉन टाइप्स एंड स्पीशीज़, ठीक है? तो वो वेरी करता है, किसी में -60, 60 -50, -20, -30, तो इस तरीके से डिफरेंट न्यूरॉन्स में वो डिफरेंट रहता है। बट नॉर्मली जो न्यूरॉन्स हैं उनमें क्या रहता है? -70 मिली वोल्ट। तो जो ये वोल्टेज है -70 मिली वोल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। सो इट इज कॉज्ड बाय डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो ये जो डिफरेंस है वो क्यों हुआ है? वो आयंस के वजह से हुआ है, ठीक है। तो इनसाइड और आउटसाइड जो आयंस प्रेजेंट है, उनके डिफरेंसेस की वजह से ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डेवलप हुआ है। So the resting potential is established and maintained by two main processes: an ATP powered ion channel called the sodium potassium pump and a passive ion channel called the potassium leak channel. तो ये जो आयंस के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है, या जो आयंस जो ये रेस्टिंग पोटेंशियल जो मेंटेन होता है, वो किसकी वजह से होता है? एक सोडियम पोटेशियम पंप रहता है, सोडियम पोटेशियम पंप, और एक पोटेशियम लीक की चैनल्स रहते हैं, ठीक है, जहाँ से पोटेशियम कंटिन्यूसली बाहर लीक होते रहता है। ओके, सो this is the sodium leaky channels, or this is the potassium sodium potassium channel. सो जो ये पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप है, जो एक एटीपी डिपेंडेंट पंप है, तो ये क्या करता है? इट जिसको हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट ऑफ अ सेल वाइल मूविंग पोटेशियम इनटू द सेल। तो ये जो सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट ऑफ द सेल। तो वो सोडियम को बाहर रिलीज करता है। सोडियम इज ए पॉजिटिव आयन, और जो पोटेशियम है उसको अंदर लेके आते हैं। ओके, so these pumps are particularly abundant in nerve cells, which are constantly pumping out sodium ions and pulling in potassium ions. तो मेनली ये जो पंप्स है वो न्यूरॉन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है? जो सोडियम है वो कंटिन्यूसली बाहर रिलीज होगा, और जो पोटेशियम है वो अंदर रिलीज होगा। और यहाँ पे पोटेशियम आयंस भी प्रेजेंट, पोटेशियम लीकी चैनल्स प्रेजेंट है, जहाँ से विदाउट एनी सिग्नलिंग प्रोसेस पोटेशियम बाहर लीक होते रहता है, ठीक है। तो ये बाहर लीक होता है, और उसके बाद जो सोडियम पोटेशियम चैनल है उसके थ्रू वो जो पोटेशियम है वो फिर से अंदर आ जाता है, जिससे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेंटेन रहता है। ओके, अगर ये बाहर रिलीज हो रहा है तो इसके थ्रू वापस आ रहा है। ओके, तो जिससे क्या होता है? वहाँ पे एक रेस्टिंग पोटेंशियल है वो मेंटेन रहता है। देन अगर हम बात करेंगे, सो दीज पम्प्स आर पर्टिकुलरली अबंडेंट इन नर्व सेल्स। सो वो मैंने आपको बताया, आपको भी, आर कॉन्स्टेंटली पंपिंग आउट सोडियम
ions and pulling in potassium ions to maintain the electrical gradient across their cell membrane. So an electrical gradient is a difference in electrical charge across a space. In the case of nerve cells, for example, the electrical gradient exists between the inside and outside of the cell, with the inside being negatively charged around -70 millivolt relative to the outside. तो ये जो डिफरेंस है किसके बीच में, आयंस के बीच में, दैट इज जो नेगेटिवली अंदर नेगेटिवली वो प्रेजेंट है और बाहर वो पॉजिटिवली प्रेजेंट है, तो इससे वहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म होता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मीन्स अंदर नेगेटिव है बाहर पॉजिटिव है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। ठीक है, तो चार्ज के डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डेवलप होता है। तो अगर हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो उसमें जो डिफरेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, -70 मिली वोल्ट से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो उसका इनसाइट है वो नेगेटिवली चार्ज है। एंड दिस नेगेटिवली इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इज मेंटेन बिकॉज ईच Na potassium pump moves the Na ions out of the cell and two potassium ions into the cell। और ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो डिफरेंस है वो मेंटेन करके कौन कौन रखता है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है। तो एक पोटेशियम सॉरी 3 सोडियम बाहर जाएगा और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। ओके, जिससे ये जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहता है। सो द नेगेटिवली इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड, वो मैंने आपको बताया। So this process is so important for nerve cells that it accounts for the majority of the ATP usage। ओके, तो अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या है, ATP डिपेंडेंट है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे ज़्यादा ATP है वो न्यूरॉन्स यूज़ करते हैं। तो ये आया आपको समझ में, रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल वो मेम्ब्रेन डिफरेंस है मेम्ब्रेन्स के बीच में जो डेवलप होता है जब जो ये सेल्स है वो रेस्ट पर हो। ठीक है, जब वो सेल्स कोई सिग्नलिंग शो नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, विच इज अराउंड -70 मिली वोल्ट। जो किसके वो रहता है, दैट इज -70 मिली वोल्ट के आसपास रहता है। ओके, तो एक तो ये बताया मैंने सोडियम पोटेशियम पंप। उसके बाद मैंने आपको पोटेशियम लीकी चैनल्स के बारे में बताया जिससे पोटेशियम लीक होते रहता है, और कुछ सोडियम लीकी चैनल्स भी हैं दैट अलाउ द कैट आयंस डिफ्यूज डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पोटेशियम लीक चैनल्स के थ्रू पोटेशियम बाहर जाता है और जो सोडियम लीकी चैनल्स है उसके थ्रू जो सोडियम है वो अंदर आता है। सो हाउएवर द न्यूरॉन्स हैव फार मोर पोटेशियम लीकेज चैनल्स than sodium leakage channel. So therefore potassium diffuse out of the cell at much faster rate than sodium leaks in। Okay, तो जो सोडियम लीकी चैनल्स हैं वो एज कम्पेयर टू पोटेशियम लीकी चैनल बहुत ही फास्टली मूव होते हैं, जिससे पोटेशियम ज़्यादा बाहर लीक होता है एज कम्पेयर टू द सोडियम। ओके, और जो न्यूरॉन्स है उनमें ज़्यादा पोटेशियम लीकी चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं, पोटेशियम लीकी चैनल्स एज कंपेयर टू सोडियम लीकी चैनल्स। जिस अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये 100 रहते हैं और ये 20, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें से 20 सोडियम अंदर आएंगे, बट यहाँ से 100 जो पोटेशियम है वो बाहर जाएगा। तो सोडियम बहुत फास्ट रेट से बाहर रिलीज होता है एज कम्पेयर टू जो सोडियम है वो अंदर आता है। ओके, सो thus the combined effect of the sodium potassium pump in the potassium leaky channel is that the interior of the cell is more negative than the outside of the cell। तो जिससे क्या होता है, जो सेल के अंदर जो चार्ज है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और बाहर वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि जो सोडियम है वो बाहर रिलीज हो रहा है और जो पोटेशियम है वो बाहर रिलीज हो रहा है और जो सोडियम है वो बहुत कम अंदर आ रहा है। ओके, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक ऐसा कंडीशन बन जाता है कि सेल के अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है और सेल के बाहर वो पॉजिटिव हो जाता है इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि इन सोडियम पोटेशियम लीकी चैनल्स की वजह से और जो
सोडियम पोटेशियम एटीपी चैनल्स की वजह से. सो इट शुड बी नोटेड दैट द क्लोराइड आयंस tend to accumulate outside of the cell because they are repelled by negatively charged proteins within the cytoplasm. और इस नेगेटिविटी की वजह से जो क्लोराइड है, जो वहाँ पे जो सेल में क्लोराइड प्रेजेंट है विच इज अ नेगेटिव चार्ज, इट टेंड टू एक्यूमुलेट आउटसाइड द ऑफ द सेल बिकॉज दे आर रिपेल्ड बाय नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म. तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिविटी प्रेजेंट है, तो जो क्लोराइड आयंस है विच इज अगेन अ नेगेटिव चार्ज, तो वो बाहर ज़्यादा रहना पसंद करता है, क्योंकि अंदर जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है वो इस क्लोराइड को रिपेल करता है, तो वो उसका कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो वो पॉजिटिव के साथ बाइंड हो जाता है. और अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जिसकी वजह से अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू द बाहर. तो ये जो डिफरेंस है, वहाँ इन दो डिफरेंस की वजह से वहाँ पे एक चार्ज डेवलप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ठीक है. और अभी ये रेस्ट पे है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. मीन्स वहाँ पे कोई सिग्नलिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो वो पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट. अभी हम देखेंगे कि चार्ज क्या क्या प्रेजेंट रहता है, बाहर कितना रहता है, अंदर कितना रहता है. जैसे कि हम सोडियम की बात करेंगे या पोटेशियम की बात करेंगे, क्लोराइड की बात करेंगे, और ऑर्गेनिक एन आयंस की बात करेंगे जहाँ पे प्रोटीन्स आते हैं, एन आयंस. ठीक है. तो अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, बाहर कितना प्रेजेंट है, या एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन इन मिनीमोल. ओके. तो 145 रहता है सोडियम मिलीमोल, 4 मिलीमोल पोटेशियम. तो नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. और क्लोराइड कितना रहता है बाहर, 120. तो अगर हम इंट्रासेलुलर की बात करेंगे, सेल के अंदर या साइटोसोल के अंदर, इंट्रासेलुलर, तो सोडियम बहुत ही कम रहता है, दैट इज 12 मिलीमोल में, और पोटेशियम 155 मिलीमोल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड. और ये 4 क्लोराइड कम है अंदर, और ये कितना रहता है, 100. ठीक है. तो अगर हम रेशियो देखेंगे, तो आउटसाइड और इनसाइड के बीच में, तो 12 का रेशियो रहता है किसमें, सोडियम का. 0.026 का रेशियो रहता है किसमें, पोटेशियम के केस में. क्लोराइड के केस में हम बात करेंगे तो 30 का रेशियो रहता है. ओके. तो कितना डिफरेंस है आप देखो यहाँ पे, आउटसाइड में पोटेशियम ज़्यादा, सोडियम ज़्यादा है, इनसाइड में पोटेशियम ज़्यादा है, आउटसाइड में क्लोराइड ज़्यादा है, और इनसाइड में ये जो नेगेटिव चार्ज, दैट इज़ द एन आयंस, उनका जो चार्ज है वो ज़्यादा है. तो जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर एक नेगेटिव इन्वायरमेंट डेवलप हो जाता है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड. और बाहर मेनली जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा होने की वजह से वो बाहर आपको पॉजिटिव दिखता है और अंदर नेगेटिव दिखता है. ओके. तो ये हो गया रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया. तो रेस्टिंग पोटेंशियल मेनली इस चार्ज के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल. अब उसके बाद हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल. अच्छा, उसके बाद था एक्शन पोटेंशियल, सॉरी, उसके बाद था डीपोलराइजेशन. एक्शन पोटेंशियल. तो अब एक्शन पोटेंशियल किसको बोलेंगे, सो व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूरॉन्स फायरिंग और बीइंग एक्टिव, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन पोटेंशियल. तो जब न्यूरॉन्स काम करना स्टार्ट करते हैं थ्रू सिग्नलिंग, तो वो जो सिग्नलिंग है, जिसको हम कभी कभार क्या बोलते हैं, न्यूरॉन फायरिंग भी बोलते हैं, न्यूरॉन फायरिंग. तो वो जो न्यूरॉन फायरिंग है वो एक्चुअल में क्या रहता है, दैट इज द एक्शन पोटेंशियल. क्या रहता है, एक्शन पोटेंशियल. सो अ ब्रीफ पॉजिटिव चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलोंग अ न्यूरॉन एक्सॉन इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल. तो जब
मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, दैट इज -20 से वो प्लस की तरफ जाएगा। तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ओके, सो व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल occurs, the neuron sends the signal to the next neuron in the communication change। जब ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होगा तो उस टाइम पे एक न्यूरॉन से जो सिग्नल है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचता है। ओके, सो तो ये जो सिग्नल पहुंचता है दूसरे न्यूरॉन्स में, वो कैसे पॉसिबल है? एंड वी कैन ऑल्सो शो दैट इवन एक्शन पोटेंशियल ऑल्सो occurs in the next neuron, then the signal will continue being transmitted। So what cause an action potential when a neuron receive a signal from another neuron? तो कौन सी चीज़ है जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप करती है और किस तरह से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है जिससे जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास ऑन होता है। सो द सिग्नल कॉज, हम ऐसा बोल सकते हैं, द सिग्नल कॉजेस अ चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑन द रिसीविंग न्यूरॉन। तो जब सिग्नल आता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में, तो उस दूसरे न्यूरॉन्स में क्या कौन से चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, तो हम इस एक्शन पोटेंशियल में देखेंगे। सो द सिग्नल कॉजेज ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। तो मैं एक बार आपको डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। तो एक्शन पोटेंशियल में क्या रहता है, कुछ फेजेस रहते हैं, दैट इज डीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन किसको बोलेंगे? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन क्विकली आफ्टर डीपोलराइजेशन पास द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो अभी मैंने आपको बताया रेस्टिंग पोटेंशियल दैट इज द 70 मिली वोल्ट। तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, तो ये हमारा सेल है न्यूरॉन। ओके, देन यहाँ पे दूसरा दैट इज एक्सॉन टर्मिनल, और यहाँ पे प्रेजेंट है साइनेप्स। तो यहाँ से सिग्नल पहुँचता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो मैंने आपको कहा। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। अगर हम एस्टाइल कोलिन की बात करेंगे तो एस्टाइल कोलिन के थ्रू, एस्टाइल कोलिन। ओके, तो अगर हम उसका एक मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो साइनेप्स इस तरह रहता है। तो आगे से सिग्नल पहुंचता है एंड यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट रहते हैं। So these are the synaptic vesicles। सिनेप्टिक वेसिकल्स, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट रहते हैं। जब सिग्नल ऊपर न्यूरॉन से आएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये सिनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं इस साइनेप्स में। देन वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जाके नेक्स्ट जो न्यूरॉन्स है उसके रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाता है। अगर हम एस्टाइल कोलिन की बात करेंगे, एस्टाइल कोलिन विच इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, तो एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। ठीक है, जैसे एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर इज अ आयन चैनल दैट इज वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, जो मैंने आपको कल बताया था, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। तो जैसे ये बाइंड होगा यहाँ पे, तो ये जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स है वो ओपन होंगे, और यहाँ पे जो सोडियम प्रेजेंट होता है दैट सोडियम विल, क्योंकि सोडियम का कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनसाइड, तो जब ये चैनल्स ओपन होंगे तो दे विल क्रॉस अक्रॉस देयर ग्रेडियंट, और जहाँ कम है वहाँ तरफ उसकी तरफ वो पास होंगे। तो जो सोडियम है वो बाहर से अंदर आ जाते हैं। तो जैसे ही वो अंदर आएंगे तो हमें पता है जब एक नॉर्मल न्यूरॉन्स का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना रहता है, -70 मिलीवोल्ट। जैसे ही सोडियम अंदर एंटर होगा थ्रू दिस वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होगा -70 मिलीवोल्ट से +20 मिलीवोल्ट की तरफ। मैंने आपको बताया था प्लस मिलीवोल्ट की तरफ वो मूव होता है, तो +20 मिलीवोल्ट हो जाएगा। +20 मिलीवोल्ट जब हो जाएगा तो वहाँ पे इस तरीके से लाइक दिस इज द न्यूरॉन्स। तो ये हमारा लिगेंड बाइंडेड न्यूरोट्रांसमीटर है। तो सोडियम यहाँ पे एंटर हुआ, सोडियम एंटर हुआ,
सोडियम एंटर होने के बाद जो उसका आस पास में जो भी एरिया है वो क्या हो जाता है, वो डीपोलराइज हो जाता है। डीपोलराइज मीन्स रेस्टिंग पोटेंशियल से वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना, क्योंकि सोडियम अंदर एंटर हो रहा है तो ये जो मेम्ब्रेन जो डिफरेंस था वो अब चेंज हो रहा है, अब वो पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। अब बाहर ज़्यादा तो बाहर नेगेटिव दिखेगा आपको एंड अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो जो चेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, ओके। -70 से वो +20 मिली वोल्ट हो गया। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, मीन्स नेगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, नॉर्मली यहाँ पे क्या रहता है, बाहर पॉजिटिव रहता है और अंदर नेगेटिव रहता है। बट यहाँ पे जैसे ही सोडियम अंदर एंटर हुआ तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो डीपोलराइजेशन से क्या होता है, यहाँ पे उसी मेम्ब्रेन पे और आयन चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने वोल्टेज लिखा है, यहाँ पे लिगेंड आएगा, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे लिगेंड, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड बाइंड हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं, आयन चैनल्स रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। तो वोल्टेज गेटेड आपको बताया मैंने कल कि वो जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज डिटेक्ट कर लेंगे तो वो ओपन हो जाता है। तो जब सोडियम अंदर एंटर हुआ तो उसने इतने एरिया का क्या कर दिया, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज कर दिया, दैट इज 70 मिलीवोल्ट से माइनस +20 मिलीवोल्ट। अब जैसे यहाँ पे +20 मिलीवोल्ट हो गया ये एरिया पे, तो ये जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल से वो डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो गया। अब वो -70 मिलीवोल्ट से +20 मिलीवोल्ट हो गया, तो अब ये ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता है तो और सोडियम अंदर एंटर होगा, क्योंकि ये लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स है, तो और सोडियम अंदर एंटर होंगे, ठीक है। तो जैसे ही और सोडियम अंदर एंटर होगा, देन यहाँ से लेके यहाँ एरिया फिर से क्या हो जाएगा, पहले नेगेटिव था, अब वो फिर से अंदर से पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो एरिया है अब वो -70 मिली वॉट से +20 मिली वॉट हो जाएगा। अब जो पीछे था वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा, दैट इज, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम अंदर एंटर हुआ था वो फिर से जो सोडियम लीकेज चैनल से या पोटेशियम लीकेज चैनल से उसके थ्रू बाहर जा रहा है, तो जिससे वापस से जो इसका ओरिजिनल जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो आ रहा है, दैट इज बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, दैट इज फिर से +20 मिलीवॉट से -70 मिलीवॉट की तरफ जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। इसको डीपोलराइजेशन, माइनस से प्लस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ हम क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, +20 वोल्ट, -70 मिली वोल्ट पे वो चेंज हो गया, जैसे रेस्टिंग पोटेंशियल है उसका। अब कभी कभार कुछ लीकी चैनल्स के थ्रू ज़्यादा जो पॉजिटिव आयन है वो बाहर चले जाते हैं और ये और माइनस में चला जाता है, फॉर एग्जांपल -80 मिली वोल्ट, ओके। तो क्या हो गया, और माइनस में चला गया। तो जितना माइनस में जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। जो उसका रेस्टिंग पोटेंशियल था उससे भी अगर कम हो गया, उसमें उससे भी वो नेगेटिव में चला गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। तो यहाँ पे हमने देखा पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन, ओके। तो ये जो डीपोलराइजेशन हुआ और फिर से रीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, और जो हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, इन तीनों प्रोसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। अब देखो यहाँ से सिग्नल यहाँ पहुंचा, अब यहाँ से वैसे ही कंटिन्यू होगा, फिर यहाँ पहुंचता है, यहाँ पे जो वोल्टेज गेट आयन चैनल्स वो ओपन होंगे और सोडियम अंदर एंटर होगा, फिर इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, फिर यहाँ पे दूसरा फिर से वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होंगे, फिर वो डिटेक्ट करेगा, फिर यहाँ से और सोडियम चैनल अंदर एंटर होंगे, सोडियम एंटर होगा, फिर ये जो एरिया है उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। वैसे ही जो सिग्नल है वो आगे आगे पहुँचते जाता है। तो ये जो सिग्नल है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू अब पास हो रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहाँ पे आगे पास ऑन हो रहा है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ओके। तो अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कब होगा, एक थ्रेशोल्ड रहता है, दैट इज
40 मिली वोल्ट, ओके, तो -40 मिली वोल्ट वहाँ प्रेजेंट होगा, वो कम होता जाएगा, जैसे -30 है, -20 है, -10, उसके बाद 0, फिर उसके बाद 10 +10 +20। तो एक थ्रेशोल्ड रहता है, थ्रेशोल्ड के बाद ही वो जो सेल है वो एक्साइट हो पाता है, ठीक है, तब तक वो एक्साइट नहीं हो पाता है। ओके, तो एक जो थ्रेशोल्ड से जब बाहर चला जाएगा तो ये प्रोसेस देखने को मिलेगा, दैट इज द पहले डीपोलराइजेशन, उसके बाद रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक आपको ऐसा कर्व देखने को मिलता है, दैट इज डीपोलराइजेशन, देन माइनस 70 मिली वोल्ट से चेंज होता जाएगा प्लस की तरफ, देन यहाँ पे +20 मिली वोल्ट, देन उसके बाद फिर से वापस -70 में आएगा। सो दिस इज द डीपोलराइजेशन फेज, देन दिस इज द रिपोलराइजेशन फेज। और कभी कभार और नीचे चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल। तो जब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग होगा तो एक्शन पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे देखो, दिस प्रोसेस इज द एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू क्या हो रहा है, जो सिग्नल है वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ धीरे धीरे आगे फॉरवर्ड होता जाएगा, और फाइनली जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ तक जो सिग्नल है वो पहुंच जाता है थ्रू दिस डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। ओके, so this action potential travels down the axon proceeding as a wave of depolarization। तो वो ऊपर से डेंड्राइट से एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन की तरह। सो द इमेज, तो जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया आपको इसमें पता चल रहा है कि कैसे एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जो सिग्नल है वो आगे पहुंच रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचा, तो एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचने के बाद वो जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है उनको ओपन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कैल्शियम चैनल्स क्या करते हैं, मेनली जो सिनेप्टिक वेसिकल जिसमें जो एस्टाइल कोलिन है, जो भी न्यूरो होंगे वो क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। तो जैसे ही ये जो एक्शन पोटेंशियल नीचे पहुंचेगा तो ये एक्सोसाइटोसिस दिखाते हैं, और फिर से जो सिग्नल है वो नेक्स्ट न्यूरॉन्स में चले जाते हैं। इसी तरीके से जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में पहुंचता है। And action potential always proceed in one direction only from the cell body to the synapse, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जो एक्शन पोटेंशियल है वो हमेशा सेल बॉडी से साइनेप्स की तरफ ही मूव होता है, मीन्स एक ही डायरेक्शन की तरफ। सो एक्शन पोटेंशियल डू नॉट वेरी इन मैग्नीट्यूड और स्पीड, दे आर ऑल आर नन नथिंग। ओके, तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, वेरी नहीं करता है किसमें, मैग्नीट्यूड या स्पीड में, ठीक है। या तो एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट होगा या तो नहीं होगा, दैट इज ऑल और नथिंग जो फिनोमिना है, ठीक है। अगर एक बार जनरेट हुआ तो कंटिन्यूअसली वो जो नेक्स्ट साइनेप्स तक पहुंचेगा। अगर एक्शन पोटेंशियल नहीं हुआ उसमें तो वो साइनेप्स में ऐसा करंट पास नहीं करेगा। ओके, तो अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो जो सिग्नल है वो आगे पहुंचेगा, अगर एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट नहीं हुआ तो कोई भी सिग्नल आगे नहीं पहुंचता है। तो दैट इज ऑल आर नथिंग फिनोमिना। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, जो सिग्नल है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचता है, तो थ्रू दिस डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा किस तरीके से जो सिग्नल है वो आगे पहुंचता है। तो इसी तरह न्यूरॉन्स भी क्या करते हैं, न्यूरॉन्स इस तरीके से सिग्नल आगे पहुंचाता है। वैसे ही जो हार्ट मसल्स में भी क्या होता है, इसी तरीके से जो सिग्नल है वो पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूरोमास्कुलर जंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ से न्यूरो रिलीज होगा, तो मसल्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो गए, तो अगेन जो मसल्स है उसमें जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो आगे इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल के थ्रू क्या होगा, आगे फॉरवर्ड होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग इन न्यूरॉन्स और जो भी इलेक्ट्रिकल सेल्स है।